लोगों ने मुझे दफनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था मैं तो एक नन्हा सा बीज हूँ। पहली बार मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि मैं फेमस हो गया हूँ तो वो पचा नहीं पाया। एक फैमिली थी, वो थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे तो मैं उन पे झल्ला पड़ा। कलाकार के पास पद नहीं होता, लेकिन कलाकार के पास ब्लेसिंग में मिला हुआ वो कद होता है, वो हर पद से बड़ा होता है। मैं आज तक ये भी नहीं मानता हूँ कि मैंने जो फिल्में की हैं इनमें सब में अच्छे काम किया है। बहुत प्यार से बोल रहा हूँ कि मेरा अभी 10% भी यूज़ नहीं हुआ है। मेरा ये मानना है कि एक एक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है अपने आप को टाइप कास्ट ना दिखाए। हमारी जैसी हाइट वाइट के लिए एक जैसे रोल मिलने, तुरंत जंगल तो जंगली जैसे रोल जंगली है, या वो ये चुप चुप के जैसा रोल है। मुझे पता नहीं कि स्टारडम किसको कहते हैं, और ये बात सच है। आई थिंक राजपाल यादव ने जो सोचा था उससे 10 गुना ज़्यादा मिला। 92 में जब द ग्रेट डिक्टेटर चार्ली चैपलिन साहब की लखनऊ में फिल्म देख ली थी, तो आई थिंक उसके बाद में फिर कंप्लीट मिशन था कि अब मरना है तो अभिनय में और जीना है तो अभिनय। Hello and welcome to the show, sir. How are you? थैंक यू नवाज भाई, थैंक यू। वेरी फाइन, वेरी फाइन। You know, with all the feedback or response you've received for Dream Girl 2, आज भी जब इतने सालों बाद लोग आके people walk up to you and come to you and tell you, sir, हमें आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, कैसे महसूस होता है? बच्चा बन जाता हूँ। और क्या, एक्टर एक्चुअली मैंने ये हंस के जवाब दिया कि बच्चा बन जाता हूँ, लेकिन ये सच बात है। तो वैसे ही हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, और कोई भी चरित्र एक बार जिसको जीने का मौका मिलता है, और फिर क्योंकि वो आपकी रोजी से भी जुड़ा हुआ है, रोटी से भी जुड़ा हुआ है, पेशे से भी जुड़ा हुआ है, पेशगी से भी जुड़ा हुआ है। Absolutely. तो जब पेशा और पेशगी दोनों हो तो ऐसा लगता है कि एक चरित्र को जी के एक सेटिस्फैक्शन भरा एक मन को शांति मिलती है कि एक कैरेक्टर आया और जनता जनार्दन को अच्छा लगा, मतलब तो वो एक बहुत अच्छे मन में शांति मिलती है। और थोड़ा और बच्चा बन के कि एवरी डे इज़ बर्निंग, क्या बोलते हैं, बिगनिंग डे, एवरी डे इज़ लर्निंग डे, एवरी डे इज़ वर्किंग डे। तो आई थिंक दूसरे दिन के लिए और भी नई ऊर्जा से काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। You know, sir, मैं थोड़ा सा बचपन में जाना चाहूँगा आपके. What was the very first encounter you had with, you know, this industry or this world of films? बड़ा मुश्किल है ये कह पाना कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें क्या करना है। Okay. लेकिन हम बचपन से जो कर रहे थे वो इसी से कुछ रिलेटेड कर रहे थे। तो मैं स्टेज वाइज चला हूँ। अच्छा. और स्टेज से बहुत कि पहले वही रबर और पेंसिल और टॉवेल के इनाम और छोटे छोटे अपीयरेंस, और जब बच्चा जो अपने यहाँ आज के डिजिटल वर्ल्ड है तो उसमें अपन फंक्शन डिज़ाइन कर लेते हैं, नहीं तो 26 जनवरी 15 अगस्त या कोई इस तरीके के त्यौहार जो छोटे छोटे स्कूलों में होता है, लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेस। तो हाँ, तो बच्चों के सामने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना। लेकिन 9th में जब आया और 9th में जब शाहजहाँपुर गया, और शाहजहाँ उस समय भी कि कभी 15 अगस्त है तो उसमें कुछ अच्छी कविता सुना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, या कहीं पर कुछ रामायण की पंक्तियाँ सुनाने लगा या कुछ। फिर पता लगा कि 84 जब 9th में 10th में 9th में पास आउट हो गया, 10th में आ गया, तब आई थिंक पहला नाटक ये किया था अंधा कानून। Okay. और उसमें जो हमारे टीचर ही उन्होंने लिखा था और वही सब पूरा स्कूल परफॉर्म कर रहा था, तो उसमें मैं लीड में था और वो बहुत अप्रिशिएट किया था। धीरे धीरे इसका पूरा कीड़ा तो लग चुका था। जब शाहजहाँपुर में पढ़ने लगा और इधर पैरेलल पढ़ाई भी होने लगी, और इधर शाहजहाँपुर में बहुत सारी संस्थाएं थीं जो स्टेज शो किया करती थी और नुक्कड़ नाटक किया करती थी। स्ट्रीट प्लेस। तो उसमें एक कोरोनेशन आर्ट थिएटर नामक संस्था है, ज़रीफ मलिकानंद जी उसके संस्थापक और उसको चलाते थे, और कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी और दिलीप आनंद जी, ये हमारे दोनों बड़े भाई जैसे हैं। ये दिलीप ज़रीफ भाई के पास ले गए और इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ये लड़का भी कुछ करना चाहता है। अच्छा।
तो मुझे वो स्ट्रीट प्ले में पहली बार नुक्कड़ नाटक में काम करने का मौका मिला। और जब मैंने नुक्कड़ किया तो मुझे बड़ी शर्म लग रही थी कि चारों तरफ बिल्कुल ऐसी ऑडियंस खड़ी है और मैं तो कुछ और सोच रहा था, लेकिन इसमें तो बड़ी शर्म लगी। आई थिंक वो शर्म वही सबसे बड़ा बीज था। वहीं से तो फिर धीरे धीरे कृष्णा दादा और दिलीप भाई ये लोग हमेशा काफ़ी सीनियर थे हमारे, तो इनके साथ फिर मैं एक स्टेज प्ले फिर उन्होंने जरीब भाई ने किया, वो ज्वाइन किया। ये धीरे धीरे चल रहा था कि मैं बहुत बचपन से बड़ा क्यूरियस रहा हूँ नवाज भाई कि मतलब मुझे बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि कोई विज्ञापन मिला तो उसके हिसाब से फॉर्म भर दिया। ये कुछ मिला, कलाकार चाहिए तो उसके लिए फॉर्म भर दिया, बीटीसी के लिए चाहिए तो हाई स्कूल पास लड़के चाहिए तो उसके लिए, तो इस तरीके से तो उसी समय अभूतपूर्व बदलाव हम कह सकते हैं कि एक विभा मिश्रा दीदी थी जो भारत भवन भोपाल से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से शाहजहांपुर में एक वर्कशॉप हुई थी। उसमें उन्होंने 2 महीने की वर्कशॉप की थी विभा दीदी ने, और उसमें उन्होंने 2 नाटक करवाए थे। उसमें एक नाटक था अंधेर नगरी चौपट राजा टकासिर भाजी टकासिर खाजा, और उसमें मुझे मुख्य भूमिका करने का सौभाग्य मिला। तो हमारा पूरा जितना वो 20-30-40 लोग थे सब हमें बधाई देने लगे कि बधाई हो, तुम्हें वन ऑफ द लीड मिला है। तो मुझे लगा कि अच्छा, जब मुख्य भूमिका मिलती है तो थोड़ी बधाई भी मिलती हैं। और फिर वो जब प्ले हुआ, एक सेकंड का और इसमें जोड़ूंगा कि उस समय में ना राजनीति में भी बहुत सक्रिय हो गया था। हाँ, कि मोहल्ले लेवल पे जो होती है ना, कि मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं मोहल्ले लेवल पे जो 15-16 साल लड़के होते हैं, नहीं खड़े नहीं, जो मोहल्ले लेवल पे लड़के जो बोलते हैं बूथ पे और लोगों को बुला के वोटिंग डलवाना, और सब मोहल्ले लेवल की कि वो उस पार्टी को बिलोंग करता है, वो उस पार्टी को, तो मैं मोहल्ले लेवल की राजनीति में मैं भी खूब हिस्सा लेता था। एक बार इलेक्शन हुआ, फिर एक साल में दूसरी बार हो गया था उस समय 1991 की या 89 के अंत में बात, एक ही साल में 2 बार इलेक्शन हुए थे। तो मैं जब गया 5-6 महीने बाद विधायक जी से मिलने, तो मैं जो उम्मीदें लेके गया था, या मतलब आप समझ सकता हूँ कि वो इतनी भीड़ में थे, तो पहले तो वो ढंग से मुलाकात हो नहीं पाई, और मैं बड़ा अंदर से निराश था कि यार इसमें मतलब भीड़ बहुत लगती है। उसी समय ये अंधेर नगरी चौपट राजा जो है इसका शो हुआ सूचना कार्यालय शाहजहांपुर में, और उस रात मुझे कम से कम 200 तालियां मिली होंगी। तो वो बोलते ना कि 1.5-2 घंटे के प्ले में और लगातार ताली और वो सब, तो वो आई थिंक जो आज जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने इतना लंबा आंसर दिया है कि वो नाइट आई थिंक बेस्ट नाइट थी डिसीजन लेने की, कि राजनीति में बहुत मुझे रुचि थी, वो भी एक सेवा है, तो उसको सेवा के रूप में कभी देखूंगा। लेकिन आज से इस नाटक के लिए जो मुझे एक कैरेक्टर करने के लिए जो ताली मिली है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज से ताली मिलें या गाली मिलें, आज से पेशा, पेशगी, आटा और आर्ट हमारा अभिनय है। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर मैं चला गया लखनऊ, भारतीय नाट्य अकेडमी में मुझे एडमिशन मिला 2 साल के लिए, और वहाँ मैंने स्टेट स्कॉलरशिप मिली, और उसके बाद में राष्ट्रीय नाट्य नई दिल्ली चला आया। तो आई थिंक उसके बाद में फिर कंप्लीट मिशन था कि अब मरना है तो अभिनय में और जीना है तो अभिनय में। ब्यूटिफुल। बट यू नो सर, हम जब बाहर से देखते हैं इस इंडस्ट्री को, हमें बहुत ग्लैमरस लगती है एंड ऑल ऑफ दैट, बट जब हम एक्चुअल में इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने को आते हैं, इट इज़ नॉट ईजी। सो that Rajpal Yadav who packed his bags and came from the National School of Drama, he decided to come and enter into this industry. Correct. Was that challenging? What was that struggle like? Actually बॉलीवुड में एंट्री या हॉलीवुड में एंट्री या रीजनल वुड में एंट्री, कहीं भी एंट्री तो एक अवसर होता है, हाँ, वो आपको मिल सकता है, राइट। लेकिन जो
जो स्ट्रगल है वो एंट्री के बाद है, एब्सोल्युटली ट्रू। कि एग्जिट ना हो जाए। कि जो एंट्री के लिए तो अवसर है, कोई सिचुएशन थी, अचानक डायरेक्टर मिला, आप पसंद आ गए, हाँ। और आपको एकदम ले लिया, राइट। आप स्टैब्लिश हो गए एज एन एक्टर। फिर उसके बाद में आपकी एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन जितनी अच्छे से एंट्री हुई ना, उससे कहीं ज़्यादा फास्ट स्पीड में है एग्जिट। वो तो है। तो अब आपके ऊपर है कि अंदर कितनी मतलब मेहनत करके आपको एग्जिट से बचना है। आपका डेब्यू कैसा है वो मायने नहीं मायने रखता, नहीं रखता। जो उसके बाद आपको जो दूसरी फिल्म मिलती है एक्चुअली वो मैटर करती है, बिकॉज दैट इज व्हेन इट गेट्स डिसाइडेड इफ यू आर गोइंग टू बी इन दिस इंडस्ट्री फॉर एज मेनी इयर्स और नो। इसे कमाल की चीज़ है कि अगर जैसे पहला रोल आपने किया और आपने बहुत अच्छा किया, तो फिर दूसरा जब रोल होता है ना आने वाला, तो ये बोला जाता है कि वो तो पहला रोल था, तो आई थिंक ही डिड हिज बेस्ट, राइट। या अब उसके बाद दूसरे रोल में देखते हैं क्या करते हैं। तो दूसरा रोल भी अगर इस्टेब्लिश हो गया, तो फिर आपके लिए होता है कि यार दो तो फिल्में ठीक थी या दो तो रोल ठीक थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसमें एक पुराना पड़ जाएगा। आई थिंक वो पीछे वाला ठीक था, लेकिन इसमें पुराना। लेकिन जब लगातार वही एक क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह कि आज सेंचुरी बन गई मैटर है, लेकिन कल पहली बॉल पे कोई माफ़ी नहीं है। अगर पहली बॉल अच्छी मारी तो आप चौका आपको सम्मान में मिलेगा, और नहीं तो पहली बॉल में पवेलियन भी आप जा सकते हैं। तो आई थिंक जो ग्लैमर फील्ड है ना, जो चमकती हुई फील्ड है दुनिया में, जितनी ज़्यादा चमक है उतना ही अंधेरा उनके नीचे। कोई दीपक जला लो आप, दीपक जितना ऊपर लो लेके जाता है, उतना ही दीपक के चारों तरफ अंधेरा होता चला जाता है। तो वैसे ही ग्लैमर फील्ड है पूरे वर्ल्ड की। जितनी चमक जिस फील्ड में होगी, तो आर्ट और कल्चर तो हवा में रहती है, तो इसकी तो चमक हजारों साल से आज तक राजा महाराजा से लेके दुनिया के किसी भी कि कलाकार के पास पद नहीं होता, हाँ। लेकिन कलाकार के पास ब्लेसिंग में मिला हुआ वो कद होता है, वो हर पद से बड़ा होता है। स्वीकार भी करना चाहिए 100%। और एंटरटेनमेंट की फील्ड में ब्रदर, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। या तो 0 मार्क मिलता है, या फिर 100 मार्क्स मिलते हैं। राइट। इसमें 60%, 40%, 30% वाला स्थान नहीं होता। अच्छा काम किया तो ताली, बोलते हैं ना कि वो ये या ये, बीच का कोई रास्ता नहीं होता ऐसा। बट यू नो, जब आप इस इंडस्ट्री में आपने जब एंट्री की इस इंडस्ट्री में, हाँ, was it easy to get acceptance from people? I'm talking about 24 years from today. देखिए, स्वीकार करना आप कोई भी फील्ड हो, अपन मतलब फिल्म इंडस्ट्री में रख लो, कुछ एक पान की दुकान लगाने के लिए भी शुरू में आपको स्वीकारोक्ति नहीं मिलती। फिर आपकी क्वालिटी धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट वो एक वो प्रूव करना पड़ता है अपने आप, अब बार बार प्रूव करना पड़ता है। और वही आई थिंक आपको जवान रखता है कि अगर आप 85 इयर्स के भी हैं, लेकिन प्रूव करने की जो लत है, जो प्रूव करने का नशा है, वो आपको जवान रखता है। तो आपके लिए वो कौन सी ऐसी फिल्म थी जिससे यू नो प्रॉबेबली वो एक प्रूव हो गया कि यू नो राजपाल यादव इज लाइक हियर टू स्टे? बहुत सारी फिल्में। ओके। अब मैं आज तक ये भी नहीं मानता हूँ कि मैंने जो फिल्में की हैं इनमें सब में अच्छे ही काम किया है। ओके। मैं इस चीज़ में नहीं मानता। मुझे आशीर्वाद मिला जनता के हमेशा मुझे एक गोदी का खिलौना बना के, मुझे भी, क्योंकि हम लोग रियल तो जीते हैं, लेकिन रील खेलते हैं। हाँ। और रील में सब कुछ आर्टिफिशियल होता है, करेक्ट, इल्यूजन होता है। मतलब बोलते हैं रील इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी। रील इज़ नॉट रियलिटी, इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द लकीएस्ट वन इन दिस अर्थ। कि हम लोग जब इंस्टीट्यूट में हुआ करते थे तो हमेशा बात करते टाइप कास्ट हो गया है, ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया। लेकिन नवाज़ भाई, एक्टर टाइप, देखिए आप अपनी शक्ल सूरत, अपनी बॉडी हाइट कुछ नहीं बदल सकते, True. लेकिन स्क्रिप्ट में एक ही चीज़
आपको जो मिलती है गिफ्ट के रूप में, चरित्र जीने के लिए। और चरित्र जीने के लिए हर चरित्र, अगर हर आदमी अलग है तो हर चरित्र की मानसिकता भी अलग है, तो मानसिकता प्ले कर सकते हैं। तो अलग अलग मानसिकताओं के कैरेक्टर प्ले करने का जो सौभाग्य मिला, या आप कहें कि एक जैसे कैरेक्टर मिले तो उनको अलग अलग मानसिकताओं में ढाल के जिया, तो आई थिंक तभी शायद आज अगर बड़ा प्राउड फील होता है कि जो भी फिल्में करने का मौका मिला तो उसमें 20 कैरेक्टर ऐसे हैं जो कभी एक जंगल का कैरेक्टर अलग है तो माला माल वीकली का अलग है, चुप चुप के का अलग है तो हंगामा का अलग है, वक्त का अलग है तो ढोल का अलग है, छोटा डॉन का अलग है तो पंडित का अलग है, या मतलब आए तो मैं मेरी पत्नी और वो अलग है तो मैं भोपाल प्रेयर फॉर रेन अलग है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ अलग है तो अंडर ट्रायल अलग है। तो आई थिंक जो हम लोग इंस्टीट्यूट में टाइप कास्ट ना हो जाएं, और चूंकि सिनेमा बनता है बिजनेस, पैसे के बगैर सिनेमा नहीं बनता है। हाँ। लेकिन पैसा सिर्फ सिनेमा नहीं बनाता है, सिनेमा पैसा बनाता है, क्योंकि सिनेमा बनाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अर्थ का, पैसे का। लेकिन पैसा जब आपके पास हो जाए तो उसके बाद में आपका दिमाग और आपके टेक्नीशियन और 200 लोग 500 लोग उसको बनाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, तब कहीं सिनेमा बनता है। एक नहीं 20 रोल ऐसे हैं जिनसे अलग अलग आशीर्वाद मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर एक मीडियोकर बड़ा कि अभी तो मेरा बेस्ट आना बाकी है। मैं इस बात को बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहता हूँ कि एक अभिनेता अगर 70 साल भी अभिनय करे, एक साल में 10 फिल्में करे, तो 70 साल में 700 फिल्म्स, 700 कैरेक्टर। आपको 700 मानसिकताएं चुननी है, और 700 मानसिकताएं तो आप जिस एरिया में अपन इंटरव्यू एक दूसरे को कर रहे हैं इस एरिया में 5000 लोग घूम रहे हैं, अभी बाहर निकलो। मेरा ये मानना है कि एक एक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है अपने आप को टाइप कास्ट ना दिखाए। मुझे इस बात को, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग कि बहुत जल्दी हमारी जैसी हाइट वाइट के लिए एक जैसे रोल मिलने, हाँ। तुरंत जंगल तो जंगली जैसे रोल जंगली है, या वो ये चुप चुप के जैसा रोल है, या फिर वो हंगामा जैसा रोल है। लेकिन उसके बाद भी हम एज एन एक्टर नहीं, एक स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, हमेशा हम अपने आप से रोज़ बात करते हैं, और बहुत प्यार से बोल रहा हूँ कि मेरा अभी 10% भी यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें 25 साल आपका शिक्षा वाली एज होती है, हाँ। और 10-20 साल आपकी जीवन में घुटने वाली एज होती है। तो 40-45 साल के बाद ही हम सब लोग एक ज़िंदगी में हो पाते हैं। तो सेहत अच्छी रहे आप सबकी और हमारी भी। तो अब 10-20 साल सच में कुछ अच्छे कैरेक्टर हैं जिनका कभी मतलब बोलते ना कि एक हमेशा आदमी वर्क करता रहता, हाँ। है, तो 10-20 कैरेक्टर हैं जो शायद अच्छे जी पाऊँ, उसके लिए कोशिश रात दिन जारी है। और उसके लिए आई थिंक जो कल तक किया है, इट वाज ऑल लर्निंग पीरियड, और जो आगे करना है इट विल बी ऑल लर्निंग पीरियड। बट यू नो that Rajpal Yadav who packed his bags from Shahjahanpur and left for Mumbai, or you know left to come to this industry, क्या सपने लेकर वो आए थे यहाँ पर? सपने तो खैर होते हैं, सपने तो एक आपके जीवन की वो गाड़ी है जो आपको गलतफहमी में भी जिंदा रखने की कोशिश करती है। हाँ जी। तो आई थिंक सपने तो है कि हमेशा यही कि हम टॉप 11 बहुत पसंद है, चाहे वो स्टेज का ऑडिटोरियम हो, चाहे वो मनोरंजन का स्टेडियम हो, चाहे क्रिकेट का स्टेडियम हो। हाँ। मैंने ये सुना है कि टॉप 11 खिलाड़ियों पे ही ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो कभी हम लोग IPL के रूप में, जिसमें 12-13 एक्टर हैं और 1-2 घंटे की कॉमिक फिल्म है, बड़ी फिल्म है, ये है, किसी को 3 ओवर मिले, किसी को 4 ओवर मिले, आपने चक्के छक्के मारे और निकल गए। और कभी कभी आप टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं और आपको बिगिनिंग से और आपसे कह दिया जाता है कि अब आप ओपनर हो और अगर आप एंडिंग तक चाहो तो रुक सकते हो। तो बोलते हैं ना कि कभी हम लोग एंटरटेनमेंट में IPL की भूमिका निभाते हैं
और कभी कभी जो होता है कि टेस्ट प्लेयर की भी भूमिका करने का मौका मिलता है। तो दोनों में पास हो जाएं, कभी स्ट्रेंथ के रूप में चरित्र होता है और कभी लेंथ के रूप में। Correct. तो लेंथ वाला मिले तो वो भी कंधों पे बहुत सरल दिखे, और स्ट्रेंथ वाला हो वो भी कंधों पे बहुत सरल दिखे। यही इंस्टीट्यूट का मज़ा है, यही ट्रेनिंग का मज़ा है। और वही सपना लेकर आप आए भी थे। बिल्कुल आए थे कि वो आते ही नहीं। अगर जैसे मैं जब वक्त कर रहा था, हाँ। तो बड़ी राज की बात बताता हूँ कि माननीय सतदेव दुबे जी एक टीचर थे हम यहाँ पे अपने पृथ्वी थिएटर वगैरह में, बहुत उन्होंने थिएटर किया, लेजेंड हैं हमारे थिएटर के। वो हमारी वर्कशॉप करने गए थे, तो वो कहते थे कि आप सामने खड़े होके इमेजिन करो कि आप किस अभिनेता के सामने काम कर रहे हो। तो उस समय हम लोग ट्रेनीज थे, तो ऐसे खड़े होके और बिल्कुल सामने बच्चन साहब खड़े हैं और बच्चन साहब डायलॉग बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। ये ऐसी एक्सरसाइजें हम लोग पहले करते थे इंस्टीट्यूट में। और जब बॉलीवुड में हमें खूब प्यार मिलने लगा, तो एक दिन फिल्म आती है, बोले फिल्म है वक्त, जिसमें यू आर प्लेइंग लक्ष्मण, और बच्चन साहब पता लगा कि पूरा वही डायलॉग बोल रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ये इमेजिनेशन मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, तो मुझे वो भी कर लेना चाहिए था कि मैं भी खूब बोल रहा हूँ, बच्चन साहब सुन रहे हैं। तो आई थिंक ये सपने नहीं, ये खुली आँखों से देखे गए सपनों के होमवर्क थे, जो धीरे धीरे पूरे होते हुए देखे। और जो देख रहे हैं वो हो सकता है कि उनको पूरे होने का मौका मिले। बट कहीं ना कहीं कभी ऐसे भी मोमेंट्स आए जहां पर इट वाज टफ टू प्रोबेबली फिट इनटू द इंडस्ट्री, या कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगा कि प्रोबेबली आपको आपके ड्यूज नहीं मिले? ड्यूज मिलते थोड़ी हैं। ओके। ड्यूज आप डिजर्व करते हैं तो आपके पास आते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मुझे बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं लंदन के, मैं उनसे वो बोले क्या करना चाहते हो राजपाल, सारी फिल्में अलग अलग वैरायटी की। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं वैसे ऐसे मुंह से निकल गया कि मतलब बातचीत करते हुए कि मैं ऑस्कर जीतना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली जो मुझे सीखने को मिली कि ये ईगो है कि मैं ऑस्कर जीतना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन आप इतना मेहनत कर दो, आप इतनी अपने आप के अंदर सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट कर दो, डिजर्विंग क्वालिटीज़ क्रिएट कर दो कि ऑस्कर खुद चल के आपके पास आए। ड्यूज के बारे में सोचे कि हमें क्या ड्यूज मिलने चाहिए थे या क्या मिलने चाहिए थे, या हम आकलन करें कि हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें ये क्यों नहीं मिला। आई थिंक राजपाल यादव ने जो सोचा था उससे 10 गुना ज़्यादा मिला, और तभी वो 10 गुना ज़्यादा जो मंजिल की तरफ सोच रहे थे वो मिलने के कगार पे है। और बहुत कुछ मिला। 100 जन्म भी ले लूँ तो इस बॉलीवुड का कर्ज नहीं लौटा सकता, मीडिया का कर्ज नहीं लौटा। जो एंटरटेनमेंट संबंधी, जिसमें कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कहानीकार, जितने भी कार हैं, निर्माणकार, वो चाहे नेपथ्य के हों या फ्रंट, बोलते हैं ना कि कोई किसी को बोलते हैं कि सिनेमा में पर्दे सामने दिखता है, कोई पर्दे के पीछे दिखता है, किसी का कर्ज नहीं लौटा सकता। क्योंकि मुझे लगता है मेरी लाइफ बनने के लिए बोलते हैं ना, माता पिता और गुरुजी जिनको आप अपना आदर्श मानते हो, तो वो तो जीवन में हैं और रहेंगे, लेकिन उनके आशीर्वाद से जो बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला, तो आई थिंक जिसका आशीर्वाद भी मिला उसका भी कर्ज है। और क्योंकि बॉलीवुड नहीं मिला होता तो आज विश्व नहीं मिला होता, सातों समंदर नहीं मिले होते। तो बोलते हैं ना कि एक चरित्र के माध्यम से पूरी दुनिया से रिश्तेदारी हो जाए, ये करिश्मा किसी दूसरी फील्ड में होता है क्या? तो बहुत कुछ मिला। जितना शरीर है उतना धन्यवाद भी, मतलब धन्यवाद बड़ा है, शरीर छोटा है, इतना मिला। बट आपको वो मोमेंट आपकी जर्नी से याद है जब आपको प्रोबेबली ये रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड आई एम फेमस? लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ जिससे आपको पता लगा हो कि लोग अब मुझे जानते हैं? हाँ, जब जानते नहीं होते हैं तो बड़ी अंदर से बेचैनी होती कि यार ये इतनी फिल्में की कोई पहचान ही नहीं रहा है। और जब पहचानने लगो तो ये मतलब हाँ। कि आई थिंक हांगकांग एयरपोर्ट था और
हम लोग मैं, मेरी पत्नी, मेरे भाई और मेरे मैनेजर और 6-7 लोग, एक दोस्त भी थे। उस समय मोबाइल में फेसबुक तो नहीं थी, मोबाइल में कैमरा इंट्रोड्यूस हो गया था। तो मतलब काफ़ी जिनके पास कैमरे थे वो लोग फ़ोटो खींचने लगे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं फेमस हो गया हूँ। लेकिन फिर वो उसी दिन पता लगा कि थोड़ा सा हवा में उड़ गया। कि वो पता है कि पहली बार मुझे जब रियलाइज़ हुआ कि मैं फेमस हो गया हूँ तो वो पचा नहीं पाया। तो मैं एक फैमिली थी, वो थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, तो मैं उन पे झल्ला पड़ा। आई थिंक वो मेरे जीवन का सबसे बेस्ट लर्निंग डे है। खैर मैं उनसे तो नाराज़ हो गया और जाके अलग बैठ गया। अच्छा, थोड़ी पार्टी की थी, सोया हुआ भी नहीं था। फिर मैं हांगकांग से जब मुंबई आया, और मुंबई में अब मैं उतर चुका हूँ, लेकिन हमारी टोली में जो इधर से हा था ना, सन्नाटा था। घर गया, मतलब था बाय बाय ऐसे, लेकिन एक जो रस था ना, वो हांगकांग एयरपोर्ट के बाद खो चुका था। ओके। तो मैं रात में पहुंचा घर पे, बैठे हुए थे, खाना वाना खाया। तो मैंने वाइफ से पूछा कि क्या हुआ, आप लोग थके हुए हो या क्या, क्यों ऐसा, मतलब सब बड़े सुस्त हो। तो मेरी वाइफ ने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि आपका सपना क्या था। तो मैंने कहा कि बस अच्छा अभिनय करूं। उसके बाद क्या था कि लोग अभिनय देखें तो अप्रिशिएट करें, या फिर जो भी अगर ख़राब लगे तो ये बोले ख़राब था। लेकिन तो बोले कि जब अब आपका वो सपना पूरा हो गया। हाँ, मैंने कहा हाँ। बोले सब लोग पहचानने लगे। तो पहचानने, हमने कहा हाँ। तो बोले फिर किस बात का इरिटेशन होने लगा आपको। ये सपना था कि मैं जब मुझे लोग पहचानेंगे तो आप इरिटेट हो जाएंगे। अरे कसम से नवाज़ भाई, यार ब्रदर, मुझे ना उस रात में इतना दुख हुआ। मैंने 6 बार तो अपने आप में सॉरी बोला उस फैमिली को। आई थिंक डरबन की फैमिली थी वो। और फिर उस दिन से मैंने ये संकल्प लिया था, मुझे मालूम भी नहीं था कि सोशल मीडिया आने वाले दिनों में इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि पूरे सब लोग जीपीएस में आ जाएंगे। हाँ। एक छोटे से उसमें। तो मैंने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी एयरपोर्ट पे किसी से इरिटेट नहीं होऊंगा। और आज भी अगर 1 घंटा एयरपोर्ट पे हूँ और चाहे 1.5 घंटा, अगर फ़्लाइट नहीं छूट रही, आप भाग रहे हो और फ्लाइट नहीं छूट रही है, तो आई थिंक कभी भी उस दिन से आज तक किसी को फ़ोटो के लिए मना नहीं किया। चाहे कितनी देर भी फ़ोटो खिंचवाते रहे लोग। और लोग बोलते हैं कि सॉरी आपको परेशान कर रहे हैं। हम कहते नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, एयरपोर्ट में कोई खेती बाड़ी नहीं है, आप जितने चाहो उतने खिंचवाओ। वो एक्टर जो जंगल में नेगेटिव रोल के लिए जाना जाता था, उनका ये कॉमेडी का स्विच कैसे हुआ? देखिए, कमाल की बात है ना, मैं बहुत सीरियसली पहले दिन से बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे पहले इंटरव्यू, कि अगर आप मुझे एज ए कॉमेडियन मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे ही लगता है कि कोई भी एंटरटेनर, जो एंटरटेनर है, एंटरटेनर साइंटिस्ट होते हैं। वो शब्दों को सिलते हैं और कला में अपने इमोशन भर के उन जो चित्र दिमाग में बनाते हैं उनको चलचित्र में बदल देते हैं। राइट? कोई एक्टर ना सीरियस होता है, ना वो कॉमेडियन होता है, ना वो विलेन होता है, ना वो, अब अगर आप बहुत गंदे, बहुत आप मर्डर करते हो, आप विलन हो, मेन विलन हो, तो रियल लाइफ में आपकी अगर लाइफ देखें तो कुछ तो ऐसे हैं कि बेचारे संत जैसे लोग हैं, लेकिन उसमें मेन विलन कर रहे हैं। कलाकार होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर्स इंटरप्रिटेशन। उसको जो मिलता है वो कहानी के पात्र को जीने की कोशिश करता है। तो इसलिए पहले जंगल आई तो नेगेटिव रोल मिल गया। इससे पहले वो एक शूल का सीन, हाँ, मनोज बाजपेयी भाई के साथ और रवीना के जी के साथ में, तो वो रामू जी ने देखा, सत्या रिलीज हो चुकी थी, बोले हु इज़ दिस गाय। वो एक सीन के बाद में उन्होंने मुझे जंगल में ले लिया। तो जंगल में वो कैरेक्टर ऐसा था, लेकिन
उसके बाद प्यार तूने क्या किया में कॉमिक रोल करने का मौका मिला, वो भी हमने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद में एक सपोर्टिंग रोल कंपनी में, वो उसके बाद मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मेन लीड मिला। सौभाग्यशाली हूँ नवाज भाई, एक कॉमेडी हंगामा बहुत इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद फिल्म आ रही कोई सीरियस, तो ये डर लग रहा था कि कहीं हम रोएं ऑडियंस ना हंस दे। लेकिन मैंने 2-4 परफॉर्मेंस की, चार्ली चैपलिन साहब ने जिस फिल्म में हंसाया उसी में लोग हंसे, लेकिन जिसमें उन्होंने इमोशन दिया तो उस समय फिर कोई हंसने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस एक जो विश्व के नंबर 1 मनोरंजन कुमार हैं, बस यही कि गॉड, मतलब जहाँ पे हंसाने की सिचुएशन हो वहाँ पे ऑडियंस को हंसने लायक बनाना, और जहाँ पे कुछ मीनिंग देने की सिचुएशन हो तो इतना बस वो बनाए रखना ताकि हंसाने की जगह हंसा सकूं और रुलाने की जगह रुला सकूं, तभी शायद कोरम पूरा होता है, और डराने की जगह डरा भी सकूं। आपने जो ये मेंशन किया, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि आपको विकिपीडिया पर ये बोला जाता है कि यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, कॉमेडी एक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। हाउ मच डू यू अग्री टू दैट? आई एम नॉट एग्री एट ऑल, बट आई लव दिस फील्ड। मुझे अंदर की बात बताएं कि अगर राजपाल यादव ने जो चीज़ नहीं की और किसी दूसरे ने की, तो विश्वास करिए नवाज भाई उतना ही मैं खुश होता हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटिविटी का गुलाम हूँ। तो मनोरंजन में ये नहीं होता कि ये फिल्म बहुत अच्छी गई, इसमें मैंने काम किया, नहीं, फिल्म अच्छी गई, सिनेमा जीता तो हम जितने भी लोग हैं हम सब जीते, बॉलीवुड बबल भी जीता, क्योंकि जब कोई चीज़ जीतती है तो 100% सिनेमा तभी जीत सकता है जब कोई किसी में हार ना लिखी हो। हमारी फील्ड दुनिया में ऐसी फील्ड है जिसमें बोलते हैं कि वो जीत गया, बोले हाँ सक्सेस हो गया, तो इसके मतलब कोई नहीं हारा। लेकिन पता है सर, लाइक यू मेंशन कि आप अगर किसी और ने कोई किरदार निभाया उनके लिए भी आप बहुत खुश होते हैं जी। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन हमेशा से बहुत फियर्स रहा Yes. है, एंड आई डोंट थिंक सो इट हैज़ बॉदर्ड यू। लाइक आपको इतना फर्क नहीं पड़ा होगा शायद कंपटीशन से, बट देयर माइट बी पॉइंट वेयर probably have you ever faced a situation where somebody else was jealous of your success, या probably somebody else saw you as a competition? ये अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आप हो ही नहीं कंपटीशन में। ओके कहीं पे भी आपको आसानी नहीं है कि आप किसी दूसरे आदमी को मतलब क्रॉस करके आप आगे बढ़ो, कोई नहीं स्वीकार करता। और स्वीकार जो हो, वो अगर स्वीकार ही कर लिया तो कंपटीशन है ही नहीं। आई थिंक कंपटीशन ऑलवेज आपको डेवलप करता है। अगर आपकी सच्ची और अच्छी नीयत की कंपटीशन है तो राजपाल यादव को कंपटीशन करते करते इतनी आदत पड़ी हुई है कि जितनी अच्छी मतलब अखाड़े में जितने अच्छे एक्टर होंगे, जितने अच्छे चुनौतीपूर्ण क्रिएटिव कैरेक्टर होंगे, जितने चुनौतीपूर्ण निभाना होगा, उतने क्लास के एक्टर हों, तो आई थिंक मेरा जो एनर्जी है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है उस कंपटीशन को देख के। और मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में हेल्दी कंपटीशन हमेशा ऑन रहना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन होता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और बैड कंपटीशन जो होता है वो एक दूसरे तरबूजे पकने से पहले चाकू मार के उसको सड़ाने के लिए कोशिश करता है। तो हेल्दी कंपटीशन का मैं पुजारी हूँ। बट while आप हेल्दी कंपटीशन के पुजारी हो, बट कहीं ना कहीं थिंग्स ऑल्सो गेट अगली व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन। तो वो दुख होता है कि प्रॉबली आप किसी के लिए खुश हो रहे हो, बट कोई अगर आपके लिए खुश नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो आपको दुख होता है। तो आप फिर एक्सपेक्टेशन आपने खुद बना के रखी है ना। ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना कि मतलब जो आप बॉल दे रहे हो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे देगा ही देगा, और वो आपकी बॉल भी ले ले, वो आपको भी साइड में कर दे, तो वो ये सोचे बैठा है। तो इसमें आई थिंक फैराडे का सबसे बेस्ट नियम है कि कभी भी कोई प्लस की पहचान नहीं हो सकती जब तक माइनस ना जुड़ा हुआ हो। आप देख लीजिए, आप प्लस माइनस मिलके तभी बल्ब जलता है। तो अगर आप जितने अपने आप को साधने में लगे हो
और उतने बाधक अगर नहीं है आपको तो फिर कंपटीशन नहीं है, फिर बल्ब भी नहीं जलेगा। बल्ब तो तभी जलता है जब आपको मतलब कोई न कोई चुनौती मिलता है। और छोटे भाई आपके माध्यम से एक बात और मैंने कई बार बोली है कि एक्टिंग का अखाड़ा हो, कंपटीशन का अखाड़ा हो, दुनिया का उद्योग का अखाड़ा हो, एविएशन का, कहीं किसी भी अखाड़े में आप हो, अगर आपने हार को प्यार कर लिया तो जीत को आपके पास आना ही आना है। और हार से अगर आप डर गए तो माफ़ करना, फिर जीत तो नहीं पाओगे। लोग बोलते हैं कॉमेडी इज नॉट इजी टू डू। 100% सही बोलते हैं। और ये करते करते मैं ज्यों आप लोग हमें खाम बोल देते हैं कि राजपाल इज़ डूइंग गुड कॉमेडी, उस चक्कर में जब मैं बोलता हूँ सीरियस हो जाता हूँ कि यार मुझे भी बड़ा सीरियस होके और अच्छी कॉमेडी करनी है, तो मैं कंफ्यूज होने लगता हूँ कि यार ये सच में कठिन ही है, ये सरल नहीं है। बट यू नो एज एन एक्टर वो एक हम बोलते हैं ना स्विच ऑन स्विच ऑफ जो एक होता है जी, कि व्हेन द कैमरा इज रोलिंग यू नो यू आर प्रॉबली, ऐसा कभी लाइफ में मोमेंट आया है वे प्रॉबली यू नो यू आर कैरिंग एन इमोशनल बैगेज, या आप किसी प्रॉबली ऑन द पर्सनल फ्रंट यू नो देर इज एन इमोशनल टाइम इन योर लाइफ एंड उस टाइम पे यू हैव स्टिल यू नो garnered the courage to go in front of the camera, give a performance, a comedy performance, or probably has there ever been a moment of triumph like that? अरे बहुत बार। और ज़्यादातर जब मैं आपको बताऊं, अगर जिस दिन आपको कुछ कॉमेडी कुछ अच्छा परफॉर्म करना हो तो आपके दिमाग में रहता है कि आज बहुत बिल्कुल हल्का रहना है, बिल्कुल फ्रेश रहना है। उस दिन जानबूझ के कोई न कोई टेंशन ज़रूर आएगा आपको। जिस दिन शाम को आपको परफॉर्म करना है, सोच रहा था कि आज कोई आ गई ना ये आफत, वही ना मस्खरागिरी है ना, इसका सगा बैकबोन कौन है? अगर मस्खरागिरी फ्रंट है ना ये, तो इसका बिल्कुल इसका बैकबोन है मशविरा, जो आपको बैकबोन का काम करता है। और मशविरा क्या है कि बेटे पर्सनल लाइफ एक तरफ, प्रोफेशनल लाइफ एक तरफ, यू आर नॉट डूइंग पर्सनल लाइफ, यू आर डूइंग योर प्रोफेशनल लाइफ। और प्रोफेशनल लाइफ को जीने के लिए जो भी पर्सनल लाइफ में कंडीशन हो, जब 2 घंटे में आप राजपाल नहीं होते हो या आप नवाज नहीं होते हो, आप कौन होते हो? आप वो चरित्र होते हो। तो आपने थोड़ी देर के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में करके और आपने उस चरित्र को डिलीवर किया, और जैसे चरित्र आपने डिलीवर कर दिया और जब आपने सबने आशीर्वाद दिया, उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ वाले चरित्र को ले लीजिए। अगर ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे तो आई थिंक मनोरंजन के फील्ड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। बट ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट रहा है जिसमें आपको भी यकीन प्रॉबली यू नो यू आर वेरी प्राउड कि इवन दो आप एक इमोशनल फेज से गुजर रहे थे बट यू एक्चुअली डिलीवर्ड अ वेरी गुड कॉमेडी परफॉर्मेंस? ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट जब व्हेन यू वर प्राउड ऑफ योर सेल्फ? हाँ, जुड़वा 2। ओके। मुझे उस समय लग रहा था कि इस समय शायद कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, बट आई डोंट वांट डिस्कस की मतलब कि बहुत कि पता नहीं वो सब चेहरे पे ना दिखे। लेकिन जब वो कैरेक्टर रिलीज़ हुआ और फिल्म सबने अप्रिशिएट की, और उसमें वरुण धवन जबकि उम्र में बहुत छोटे हैं हमसे, लेकिन वरुण और हमारी जोड़ी खराब नहीं लगी। ऐसा लगा कि मतलब छोटा मोटा, क्यों नंदू थोड़ा सा वैसे भी बड़ा था उम्र में, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। तो मतलब कि सलमान भाई, अक्षय जी, शाहरुख भाई, बच्चन साहब, या मतलब इनके सबके साथ काम कर रहा था पिछले 10 साल, 2000 से 2010-12, और उसके बाद में जो कहाँ वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, आयुष्मान, इन लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिला। तो उस उम्र के साथ भी फिट थे और इस उम्र के साथ भी फिट हैं। राइट। तो आई थिंक वो उसके तो कभी कभी अकेले में ऑल्सो आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम रहा है probably an emotional phase in your life that changed you as a person? सर, एवरी डे इज चेंजिंग डे। ओके। आप जो सीखते हो उसमें अच्छा रख लेते हो, बुरा को त्यागने की कोशिश करते हो। लेकिन मुझे ये मालूम है कि फेजेस बहुत जीवन को चेंजेस करते हैं, चेंज लाते हैं, चेंज।
और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बहुत मजबूत भी बनाते हैं, करेक्ट। कभी कभी कुछ चीज़ें आपको तोड़ भी देती हैं। लेकिन हर मानव जिसका एक अलग नाम है, उसकी लाइफ अलग है, सबको जीने का तरीका अलग है और उसको अपने अपने तरीके से इमोशन को ढोने का तरीका अलग है। लेकिन मुझे हमेशा जो है हुक मिला है कि जब जब हमें कोई ऐसी चैलेंज मिली उससे निकलने के लिए, तो बचपन से लेके आज तक कोशिश करता रहा कि मुझे नहीं मालूम कि आगे हार है कि जीत है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मुझे इसमें फ़ाइट कैसे करना है। पिछले कुछ सालों से हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म काफ़ी चर्चा में है जी, आपका नेपोटिज्म को लेकर क्या मानना है? देखिए, नेपोटिज्म को लेके मेरा ये मानना है, जो हम लोगों ने पहले बात की है कि मौका मिलना सरल है, कैरी करना बहुत कठिन है। एग्जैक्टली। तो जिस फील्ड में आपको खुद कैरी करना है, आपको आपके घर में 4 बैट्समैन हैं, हाँ। और वो आपको धक्का दे सकते हैं कि बेटा खेल, बॉल तो आपको फेस करनी है ना। कोई आदमी पायलट है और उसका बच्चा बचपन से पूछता है कि पापा कहाँ जा रहे हो? बेटा प्लेन चलाना है, प्लेन। तो धीरे धीरे बच्चे को प्लेन की जानकारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूरी हो जाती है। तो जो फादर का प्रोफेशन है, बच्चा सबसे पहले उस प्रोफेशन को तो देखता है ना। राइट। तो वो उस बच्चे का हक है, क्योंकि उस फादर का खून है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि सबके परिवार, परिवारों के परिवार, परिवारों के परिवार जो जिस क्षेत्र में है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है बिजनेस करने का मौका, और जिसका जिस फील्ड में इस्टब्लिश है, तो उसका आने वाली जनरेशन अगर उसको टेक ओवर करके ले जाती है, बहुत अच्छी बात है। हमारा बेटा है तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, हमारी बेटी है तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो डिजर्व करती है तो उसको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ऑल्सो इन 24 सालों में हैज देयर बीन अ ड्रीम रोल दैट हैज you've already played it, या वो आने को है? अब बिल्कुल आने को हैं, और बहुत खुश हूँ कि अगले 2-4 साल में, जो पिछले 10 साल से जो कैरेक्टर करने के लिए सोच रहा था, क्योंकि मैं ऐसा एक्टर हूँ, मैंने कभी किसी एक्टर को कॉपी नहीं किया। हाँ। अब चार्ली साहब से जितने भी एक्टर हैं, आज दिलीप साहब तक, जहाँ बॉलीवुड, हॉलीवुड, 50 ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत इंस्पिरेशन दिया, लेकिन उनको कभी कॉपी नहीं किया। लेकिन उनको श्रद्धांजलि देने की बड़ी इच्छा है कि उनसे इंस्पिरेशन लिया। कुछ ऐसे कैरेक्टर ज़रूर करने हैं कि बोलते हैं कि सेंचुरीज बनाई हैं फिल्म कैरेक्टर करके, लेकिन कुछ बोलते हैं कि हर एक्टर की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें 1 दर्जन या 2-4 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो मतलब उसको लगता है कि ये मैं जी पाया। तो आई थिंक ये कैरेक्टरों से निकला हुआ 3 डायमेंशनल कैरेक्टर है। बट आपको पर्सनली किस तरह के रोल पसंद है? लाइक पर्सनली व्हाट काइंड? पर्सनली जितना चैलेंजिंग रोल मिले उतना पसंद है। ओके। हाँ, मुझे लगता है कि मैं तो बहुत अपने राइटर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई तो ऐसा चैलेंजिंग रोल लिखो जिसमें देख के मुझे सरप्राइज हो जाए कि यार ये कैरेक्टर कैसे करेंगे। वो एक कौन सा ऐसा रोल था आपकी जर्नी में जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला एंड यू नो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड? मुझे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं मिला। ओके। मुझे बड़ी उम्मीदों से, बड़ा मतलब वेट करके, इंतज़ार करके कि ये आएगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैं मतलब बोलते ना कि जैसे उदाहरण के लिए कैसे समझाएं, ताश है ना, हाँ। 52 पत्ते हैं, या मैं हर पत्ते में ट्रम्प देखता हूँ या ट्रेल देखता हूँ, या फिर ये लगता है कि, लेकिन अगर ट्रम्प और ट्रेल नहीं भी आती है तो ये बिलीव भी रखता हूँ कि इसी में 4 दुक्की हैं तो 4 इक्के भी हैं। तो आपके लिए वो कौन सा एक? आई थिंक जंगल। ओके। मैं पहली नाइट में मुझे लगा कि ये 100% ये इक्का है कैरेक्टर। तो जंगल में एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें बनियाइन पहने, एक बरमूडा पहने, अब वो उसमें कोई पैड भी नहीं लग सकता, चाहे फाइटिंग हो चाहे कोई भी हो। लेकिन पहले सीन के बाद में जो यूनिट ने तालियां बजाई, और जो डायरेक्टर का मतलब थैंक्स टू रामू जी की, जिनको इतना आँखों में बिलीव हो गया, तो उसके बाद में 40 दिन का पहला शेड्यूल था
और मेरी जो बनियाइन और मेरा जो था, कम से कम ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रुई रुई लगी थी वो स्प्रिट गम से, हाँ, और ये लगभग पूरा छिला हुआ था, और ये पूरा छिला हुआ था। और मेरा जो क्लाइमेक्स जिसमें मुझे मरना है, अगर जंगल की किलिंग देखोगे आप, तो उसमें किंग कोबरा के साथ है। रिहर्सल बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही वो रोल, कैमरा, एक्शन जो एकदम चालू हुआ, तो वहाँ से हम लोग गिरे, और धीरे हमें 2 बार हम लोगों को पलटना था, हमें और फरदीन को, और जाके सीधे हम वो शीशा लगा था जिस उधर सांप था, और ये हमारा सीधे शीशे में टकराया, शीशा वहीं टूट गया। सांप ने जहां पे शीशा लगा वहीं पे फन मारा। अब मतलब कट काट काट काट, तो मैंने देखा कि इसमें यहां से खून ही खून निकल रहा है। अब उधर से मुझे लगा सांप ने काट लिया। उधर जो हमारे फाइटर थे, जैसे ही वो शीशा टूटा तो सांप ने उधर मारा, तो उन्होंने शीशा नीचे कर लिया। हाँ, सेकेंड की टाइमिंग थी। और किंग कोबरा वो न दांत ना कोई उसका जहर निकाला हुआ नहीं था, क्योंकि स्नेक पार्क पूना वाले लोग लेके आए थे। यस, वो उसको आप वो इस तरीके से पकड़े कि अगर किंग कोबरा, चूंकि उसके बारे में बोलता है कि एक बाल्टी पानी में अगर उसका वो एक बार का पूरा डाल दीजिए, तो अगर 50 लोगों को पिला दीजिए तो उनके माइंड डैमेज हो जाते हैं, इतना वो पावर होती है उसमें। ये हुआ। अब दोबारा समझ में नहीं आया। थोड़ी देर में 1 घंटे बाद में रामू जी बोले, अरे ओके राजपाल? ने हाँ, बाकी तो सब ठीक है। तो मुझे लगा नहीं, अभी तक तो नशा होना चाहिए था, इसके मतलब काटा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका गम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसमें बड़ा सुख लग रहा था, क्योंकि 100% वो कैरेक्टर को इतना प्यार यूनिट से मिल रहा था। ऑल्सो व्हाट इज योर टेक ऑन स्टारडम? देखिए सर, स्टारडम के बहुत अलग अलग तरीके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना सबसे ज़्यादा लुत्फ मिलता है वो ज़ीरो बनने में। ओके, जब ज़ीरो की बात आती है तो मुझे सच में एक नशे जैसा स्टारडम लगता है। तो आई थिंक ये ज़ीरो वाला जो, अगर इसकी समझ मिल जाए तो उससे ज़्यादा स्टारडम जो है वो हाई कोई नहीं लेता है मुझे। ऑल्सो आर देयर एनी रिग्रेट्स दैट यू हैव इन लाइफ? नहीं, रिग्रेट्स तो ब्रदर कैसे, क्योंकि लाइफ इज़ ऑन, और बहुत सारी चीज़ें इसलिए रिग्रेट नहीं होती कि कुछ मिसकम्युनिकेट होती हैं। मैं अपने कभी ना विवाद के पीछे कभी कोई अपना पक्ष रखता हूँ, राइट, और ना ही कभी कोई अच्छी बात हो जाए तो उसको साबित नहीं करता हूँ कि इसलिए मैंने ये अच्छा हुआ। मुझे सिर्फ इस चीज़ को है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो भी हो, काम करने के पीछे जब समाज से जुड़ा हुआ आदमी होता है ना, तो आई थिंक फिर गलतियां तो बहुत होती हैं, गलत नहीं होता है। तो गलत अगर करता हूँ कि अगर किसी हमारी वजह से किसी के बच्चों का पेट भूखा रह जाए, तो आई थिंक ये बहुत रिग्रेट करता है। अच्छा। लेकिन अगर हमारी वजह से हम परेशानी में हों या अच्छाई में हों, बुराई में हों, और किसी के बच्चों का पेट भर जाए, तो वही हमें जो है वो टेक ऑफ मिलता है, टेक ऑन मिलता है। एक आचार्य विद्यासागर जी हैं, बड़ी अच्छी, उनसे मिला था एक बार, तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीवोद्धार। अगर आप अपने लिए जीते हो और साथ में आप लोगों के लिए भी जीते हो, तो रिग्रेट किस बात का? But you know, being an actor also comes with its price. Like, you know, कहीं ना कहीं आप कितना भी अच्छा कर लो, एक गलती की वजह से people start judging you. So वो कभी कभार बुरा लगता है कि you know, यार मैंने I have given so much to this audience, to this industry, but one mistake and people are now being negative or you know being talking about things which you know probably are just a phase of life. तो घर तो टीचर तो आपके घर में भी पूरे होते हैं, छोटी बहन से लेके माँ बाप तक सारे टीचर ही हैं। आप 10 काम अच्छे कर लो, एक काम में कहीं क्रिटिसाइज हो जाओ तो पूरा घर कि मतलब ये पूरा घर आपको ट्यूशन पढ़ाता है। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि अगर जहाँ से ताली मिली है और वहाँ से अगर कोई गाली देने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उनका हृदय जीत के, क्योंकि अगर आप सच्चे हो और अच्छे हो, तो फिर ताली के लिए आप एग्ज़ाम दो।
और आप जीतो, बस इससे ज़्यादा इसको चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। बट उस मोमेंट में दुख नहीं होता कि पीपल आर सेइंग ऐसा कुछ कभी कभार बेस्ड लाइक फॉर एग्जांपल अ परफॉर्मेंस, अगर कभी कभार लोगों को वो परफॉर्मेंस नहीं अच्छा लगता एंड दे क्रिटिसाइज यू, ओके, वो प्रोबेबली इन द लॉन्ग रन इट माइट नॉट अफेक्ट, बट वो उस मोमेंट के लिए हाउ डू यू डील विद? अब उसमें लर्निंग करो, सीखो कि ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छी लगी, क्योंकि ऑडियंस हमारी दुश्मन तो नहीं है। राइट। अगर उनको 10 परफॉर्मेंस अच्छी लगी, ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है, तो ये परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम क्या है, तो इसका चिंतन करो, तो अगली बार मैं ऐसी परफॉर्मेंस की बोले वाह अब की कांड कर दिया। और ऐसा कोई लेसन है जो जिंदगी ने आपको सिखाया है और यू ऑलवेज कैरी इट विथ यू? सोनू निगम साहब ने एक बहुत अच्छी शेर, एक फिल्म रिलीज हुई थी भोपाल, प्रेयर फॉर रेन, तो वो उसका प्रीमियर स्क्रीन हुआ था यहीं, तो वो आए थे, तो उन्होंने बोले कि एक शेर सुनाई थी कि लोगों ने मुझे दफनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था मैं तो एक नन्हा सा बीज हूँ। तो आई थिंक बीज बनना, जब पहले वृक्ष समझते थे या वृक्ष देखते थे, लेकिन बीज बनना जब से शुरू किया है तो वृक्ष बनने की आदत पड़ने लगी है, वृक्ष देखने की नहीं। तो इसलिए बीज अगर आप सच्चे और अच्छे जितने भी प्योर बीज बन पाएँ, आप हम सब, तो आई थिंक जीवन के किसी मोड़ पे, किसी भी चौराहे पे, जहाँ भी देश काल वातावरण जहाँ गड़ा दिए जाओगे, वहीं पे मतलब बोलते हैं सड़कें गर्मी खा के, संघर्ष करके, अपने आप को जला के, और फिर ऐसा कोई कोपल फूटता है और वहीं पे आप धीरे धीरे आप वृक्ष में बदलने लगते हो। तो बीज बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पता है सर, पैंडेमिक के बाद की दुनिया में से ये पैन इंडिया फिल्म का कल्चर भी एक आ चुका है हमारे इंडस्ट्री में, जहाँ पर साउथ फिल्में, नॉर्थ की फिल्में, रीजनल सिनेमा फॉर दैट मैटर हैज़ बिकम वेरी प्रोमिनेंट, एंड ऑफ लेट व्हेन साउथ फिल्म्स वर डूइंग सो गुड, कहीं ना कहीं लोग बोलने लगे कि बॉलीवुड फिनिश हो रहा है, या बॉलीवुड में अब वो बात नहीं बची, साउथ इज टेकिंग ओवर बॉलीवुड। एज एन आर्टिस्ट, एज अ कलाकार, आपका इस चीज़ में क्या मानना है? मुझे पता नहीं है कि साउथ इंडियन सिनेमा, नॉर्थ इंडियन सिनेमा, या ईस्ट इंडियन सिनेमा, या वेस्ट इंडियन सिनेमा, आज तक मैंने कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें काम किया हो, उसमें 200-250 लोग हैं, तो 50 साउथ के ना हो, 50 नॉर्थ के ना हो, 50 वेस्ट के ना हो, 50 ईस्ट के ना हो। मतलब बोलते ना कि जितने टेक्नीशियन से लेके कोई पता लगा एक्टर नॉर्थ का है तो कैमरामैन साउथ का है। सिनेमा ना कभी भी, क्योंकि हवा चारों 10 दिशाओं में बहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई सिनेमा सुपरहिट होता है तो मेरे लिए वो मेरा भारत का सिनेमा होता है। तो आई थिंक सिनेमा की कोई पूरी दुनिया में दीवारें नहीं हैं। बट आपको कभी ये फील हुआ कहीं ना कहीं कि प्रॉबेबली इवन दो ऐसे कोई अंतर नहीं है एंड एवरीबडी इज़ वेरी सिक्योर इन देयर स्पेस, बट कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले थ्रेटन हो गए साउथ की इस ओवरपावरिंग फिल्म्स की वजह से, या ऐसे कुछ? जितना भी साउथ सिनेमा निकल के आएगा उतना ही बॉलीवुड को और खुशी होगी। एक तरह की गलतफहमी जो लोगों में एग्जिस्ट होती है कि अरे ये तो एक्टर है, इनकी तो लाइफ कितनी अच्छी होती होगी, उस तरह का एक वो लोगों के जहन में ऐसे कोई अगर एक एक्टर के रिलेटेड लाइफ की बात होती है जो आप बदलना चाहते हो, या यू वांट टू प्रोबेबली से कि दैट्स नॉट एक्चुअली द केस, व्हाट वुड दैट बी? अब मैंने ये सुना है कि बच्चों से लेके हर परिवार में जितनी जगह गए कि अगर कोई लड़की किसी हीरोइन से मेल खाती है तो हम तुरंत उसको वो नाम देने लगते हैं। हाँ। या कोई लड़का वैसा कि ये वैसे उस एक्टर जैसा दिखता है तो हम वैसा बोलने लगते हैं। एक मिथ है कि जिसने कुछ ना किया हो वो अभिनय कर ले या वो फिल्म में काम कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभिनेता हो या कोई भी क्रिएटिव पर्सन हो, अगर किसी को अभिनेता या क्रिएटिव पर्सन बनना है तो उसको ये मिथ तोड़ना पड़ेगा कि एक्टर पढ़ा लिखा नहीं होता। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो आप पढ़े लिखे हो तो इंजीनियर बन सकते हो, पढ़े लिखे नहीं हो तो एक्टर बन सकते हो।
ये मिथ बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, एक आध फिल्म 2 फिल्म कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप चल सकते हो, कैरी कर सकते हो। ये मिथ मतलब पूरे देश दुनिया में हर बच्चा बच्ची को अपने दिमाग से निकाल देना है कि यार ये एक्टरों की लाइफ बहुत अच्छी है और इसमें अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो भी काम चल जाता है। ऐसा नहीं है। और लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सिनेमा में आने के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, बट यू आर समबडी आफ्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनके पास प्रॉपर 5 साल का ये कोर्स किया हुआ, डिग्री किया हुआ है, एंड यू नो दैट एक्चुअली कम्स इन हैंडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको 1-2 फिल्मों के लिए तो आपको कोई भी फिल्म आपको अवसर मिल सकता है, लेकिन अवसर मिलना और कैरी करना, कैरियर कैरी करना, दोनों में फ़र्क है। आप एक फिल्म में ही एक्सपोज हो सकते हो, या आप 25 फिल्मों तक अपने आप को बचा के रख सकते हो कि मुझे इसमें ये किया, उसमें ये किया। तो आई थिंक ये बहुत सारे लोगों की, हाँ, फिल्मों में काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत है। आई थिंक फिल्म में काम करने के लिए तो पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। आप मूक अभिनय भी कर सकते हो, खड़े हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर कर सकते हो, लेकिन फिल्मों में ठहरने के लिए और फिल्मों के साथ फिल्मों चलने के लिए और करियर को चलाने के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। You know, sir, I have always been a fan of you, but after this conversation, my admiration for you has increased so much that I cannot, Thank you know, put it into words. So thank you so much for removing time, doing this with us, and telling us such a beautiful journey of your life. I wish you all the very best. थैंक यू। और मैं तो आपसे भी सेम ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच कि आपने इतनी बातें की। नहीं तो दुनिया को बहुत कम लोगों को पता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो लोगों को लगता है तो मैं भी धीरे धीरे एग्ज़ाम दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैंने हवा में ही। मैं भी कोशिश करूँगा कि जो भी परफॉर्मेंसेस हों उनमें क्लास भी हो और मास भी हो। Absolutely, sir. थैंक यू, Thank लव you यू so ऑल, much. थैंक यू। बॉलीवुड बबल आज तो बहुत अच्छा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और थैंक यू बॉलीवुड बबल्स की पूरी टीम कि आपने मुझे बुलाया, मेरे साथ टाइम बिताया। थैंक यू नवाज भाई, थैंक यू सो मच।